नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीएससी पार्ट 3 बॉटनी में एक नई फैमिली लेकर आए हैं, एपोसाइनेसी फैमिली। एपोसाइनेसी फैमिली को वैज्ञानिकों ने एक और नाम दिया है, उसका नाम है डॉग बेन, अर्थात कुत्तों के लिए विषैला। कहने का मतलब ये है कि इस कुल के अंतर्गत आने वाले सभी पादप कुत्तों के लिए विषैले माने गए हैं, जहरीले माने गए हैं। अर्थात यदि कुत्ते इनका सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी शारीरिक क्रिया की जो निरंतर चलने वाली जो गतिविधियां हैं वो रुक जाती है और शरीर के लिए यह हानिकारी का नुकसानदायक होती है। तो सबसे पहले हम बात करें इसके वितरण की, तो एपोसाइनेसी कुल के अंतर्गत अधिकांशतया ऐसे पादप आते हैं जो सदाबहार के रूप में गिने जाते हैं। सदाबहार से मतलब ये है कि संपूर्ण जो वर्ष में चलने वाले जो पादप, हमेशा जो हरे रहने वाले जो पादप हैं वो सभी इस फैमिली के अंतर्गत आते हैं। यदि हम बात करें सदाबहार एक पुष्प होता है, कैथेरेंथस रोजियस की हम बात करेंगे, जो सदा हमेशा सदैव ही हरा रहता है। इसके अलावा इसमें छटिन है, चांदनी है और अन्य पुष्प आते हैं जो कि एपोसाइनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम यदि बात करें इसके वितरण की, तो संपूर्ण विश्व के अंदर लगभग इसके 60 वंश पाए जाते हैं और लगभग 1500 जातियां अभी विद्यमान हैं। यदि हम भारत देश की बात करें तो लगभग 11 वंशों के अंदर इसकी लगभग 50 जातियां अभी विद्यमान हैं, जो संपूर्ण भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और राजस्थान में भी यदि हम बात करें तो जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, किशनगढ़ और इन क्षेत्रों में इसकी जो बहुतायत से ये पाए जाते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें, ये जो शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं, परंतु अभी हमने कहा कि सदाबहार अर्थात ये कोई सी भी जलवायु हो उसमें आसानी से ये देखे जा सकते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें रूट की बात करें तो जो कैथेरेंथस रोजियस अर्थात जो सदाबहार जो पादप है, इसकी जो जड़ है वो इसमें मूसला मूल पाई जाती है। ये इसकी मूसला मूल पाई जाती है। ये जमीन से जो आधारी जो भाग हैं, उस आधारी भाग से एक लंबवत मुख्य अक्ष से एक जड़ निकलती है और इस मुख्य अक्ष से निकलने वाली जड़ से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार की जड़ें निकलती है और ये तीनों ही प्रकार की जड़ें मिलकर के और एक जड़ तंत्र का निर्माण करती है। उस जड़ तंत्र को हम मूसला जड़ तंत्र के नाम से जानते हैं। तो जो जड़ होती है वो जमीन के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में यदि हम बात करें स्टेम अर्थात तने की बात करें तो जड़ के ऊपर और जो जमीन से ऊपर पाया जाने वाला जो लंबवत ऊर्ध्व गोलाकार जो भाग होता है वो तना कहलाता है। जो तना होता है ऊर्ध्व होता है, बेलनाकार होता है, लंबवत होता है, शाखित होता है और हरा भरा तना होता है। क्योंकि इसमें अत्यधिक क्लोरोफिल पाया जाता है तो ये इसके तने की संरचना हो गई। उसके बाद में यदि हम बात करें यदि हम बात करें लीफ की अर्थात जो पत्तियां होती है वो समानांतर क्रम में व्यवस्थित होती है, आमने सामने व्यवस्थित होती है तने के दोनों ओर। और इसके अलावा इसमें अत्यधिक मात्रा में क्लोरोफिल भी पाया जाता है, जिसके कारण से ये हमेशा हमारे को हरी भरी दिखाई देती है। उसके बाद में हम बात करें फ्लावर अर्थात पुष्प की, तो पुष्प की जो स्थिति होती है वो एकल कक्षस्थ स्थिति में ये जो पुष्प होता है वह व्यवस्थित होता है। पुष्प जो होता है वो पूर्ण होता है अर्थात बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग और जायांग सभी जो भाग हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये त्रिज्या सम्मित होता है अर्थात पुष्प को अनुप्रस्थ काट में या लंबवत अनुदैर्ध्य काट में काटे तो ये बराबर 2 भागों में व्यवस्थित हो जाता है। तो ये पूर्ण होता है, त्रिज्या सम्मित होता है, द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी से तात्पर्य यह है कि दोनों इसमें पुमंग और जायांग दोनों जो लिंग होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हमें द्विलिंगी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे सबसे पहले जो पुष्प में यदि हम बात करें तो कैलेक्स का मतलब क्या है?
कि बाह्य दलपुंज जो संख्या में जो बाह्य दलपुंज वो है कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो हम बात करें बाह्य दलपुंज की, तो बाह्य दलपुंज जो हैं वो संख्या में कितने हैं, 5 हैं, और पांचों आपस में किसी भी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। तो ये क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए, फ्री हो गए। उसके बाद में हम बात करें कोरोला की। कोरोला से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इसमें जो बाह्य दलपुंज के नीचे जो पीले अथवा सफ़ेद रंग के जो पाए जाने वाले जो दलपुंज हैं उनकी संख्या कितनी है, 5 हैं, कोरच्छादी हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये इसकी कोरोला की स्थिति हो गई। उसके बाद में हम बात करें पुंकेसरों की, तो देखिए ये पुंकेसर हैं। पुंकेसर संख्या में 1 2 3 4 और 5 हैं। अब पुंकेसर संख्या में 5 हैं और पांचों ही जो पुंकेसर हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, ये फ्री हैं, परंतु ये दलपुंज से लगे हुए हैं। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, दल लग्न बोलते हैं। ऐसी स्थिति दल लग्न कहलाती है क्योंकि ये दल से लगे हुए हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें इसकी गाइनोसियम की, तो गाइनोसियम की यदि हम बात करें तो इसमें गाइनोसियम में हमेशा अंडाशय की गणना की जाती है। इसमें जो अंडाशय होता है, अंडकों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। दोनों जो अंडक हैं वो संयुक्त रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जो इसकी स्थिति होती है अंडाशय की वो क्या होती है, ऊर्ध्ववर्ती होती है, अर्थात अंडाशय क्या होता है, नीचे होता है। बाकी अन्य भाग बाह्य दल, दलपुंज और जो पुमंग होते हैं वो नीचे से निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, ऊर्ध्ववर्ती कहलाती है। तो ये अंडक हो गया, द्विअंडपी हो गया। उसके बाद में हम ये पुष्प चित्र है, उसके बाद में हम पुष्प सूत्र बनाएंगे, फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फार्मूला हमने आपको प्रतीक के रूप में बताया था कि कैसे हम फ्लोरल फार्मूला का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, BR या BRL आएगा। BRL या BR क्यों लिखा, क्योंकि यह क्या है, सहपत्री है। तो सहपत्री का प्रतीक यह आएगा। त्रिज्या सममित है क्योंकि एक इसको लंबवत काटो या अनुप्रस्थ काट में काटो तो ये बराबर 2 भागों में कट जाता है, तो ये त्रिज्या सममित का निशान आ गया। उसके बाद में ये क्या है, द्विलिंगी है, तो द्विलिंगी का ये इसमें निशान आ गया। उसके बाद में हम बात करें कैलेक्स की। कैलेक्स के लिए हम केक को निरूपित करते हैं। तो कैलेक्स में संख्या कितनी है, अभी मैंने बताया था संख्या कितनी, 5 हैं। पांचों जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, तो ये फ्री हो गया। उसके बाद में कोरोला की जो संख्या है वो कितनी है, 5 हैं, लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद में एंड्रोसियम में जो पुंकेसर हैं वो कितने हैं, 5 हैं। तो 5 पुंकेसरों के ये 5 हमने लिख दिया। पांचों क्या है, एक दूसरे से फ्री हैं, परंतु ये दल से लगे हुए हैं, तो ये इसका निशान यहाँ पर क्या आ जाएगा, दल का ये निशान, दलपुंज से दल लग्न हो गए, तो ये आ गया। यहाँ हम बात करें गाइनोसियम में अंडाशय में अंडकों की संख्या कितनी है, 2 है। दोनों अंडक आपस में जुड़े हुए हैं, नीचे निशान लगा दिया, द्विअंडपी ऊर्ध्ववर्ती का ये निशान आ गया। इस प्रकार ये फ्लोरल फार्मूला इसका हमने कैथेरेंथस रोजियस जो सदाबहार जो पादप है इसका हमने फार्मूला बना दिया है। उसके बाद में हम बात करते हैं बीज की। तो बीज जो होता है इसमें अभ्रूणपोषी प्रकार का बीज पाया जाता है। बाद में बात करते हैं हम परागण की। तो परागण जो होता है इसमें कीटों के द्वारा होता है, क्योंकि जो कीट हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं, बटरफ्लाई इत्यादि जो मुंह में भर करके या पंखों पर लेकर के जो पुंकेसर होते हैं या पराग कणों को जो लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो ऐसे वे परागण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डिस्पर्सल यानी कि प्रकीर्णन जो होता है वो जंतुओं के द्वारा होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके आर्थिक महत्व की बात करें तो सबसे पहले सजावटी पौधों के रूप में सबसे पहला जो पादप है वो कैथेरेंथस रोजियस है। कैथेरेंथस रोजियस एक ऐसा पादप है जिसको हम बड़े बड़े विवाह उद्यानों या इसमें हम अपन घरों पर भी रसोई घर के रूप में भी इसको लगाया जाता है, क्योंकि ये एक सजावटी पौधे के रूप में काम में लिया जाता है। एक होता है थेवेटिया जो होता है उसको हम पीली कनेर के रूप में भी काम में लिया जाता है। इसको हम पीली कनेर
कहते हैं, क्योंकि ये जो संपूर्ण जो साइंस के जो विद्यार्थी हैं 12th या 11th या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की कक्षाओं में इनका जो प्रैक्टिकल के रूप में भी काम में लिया जाता है, पीली कनेर इत्यादि का काम में लिया जाता है। एक होता है प्लूमेरिया रुब्रा। प्लूमेरिया जो रुब्रा होता है वो उसे देसी चंपा के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी सजावटी पौधों के रूप में लगाया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो औषधियों के रूप में राउवुल्फिया सर्पेंटाइना अर्थात सर्पगंधा जो पादप होता है उसका महत्वपूर्ण, यदि बवासीर है, मलेरिया है इत्यादि रोगों के अंदर और रक्तचाप की बीमारियों को कंट्रोल में लाने के लिए राउवुल्फिया सर्पेंटाइना सर्पगंधा की जो जड़ होती है या पत्तियों का जो रस है वो रोगी को पिलाया जाता है। इसके अलावा जो होलीरिविया एटोडीनिया है उसकी भी जो बूंद के रूप में इसकी 2 बूंद डाली जाती है जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों में उपयोगी होती है। उसके अलावा हम यदि बात करें कास्ट की तो एलिस्टोनिया और राइटीरिया जो पादप होते हैं उनकी कास्ट मजबूत होती है, जैसे शीशम की मजबूत होती है या बबूल की मजबूत होती है, वैसे ये मजबूत कास्ट होती है। तो इसका भी उपयोग कास्ट के रूप में किया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के ये जो पलाई गुड़ का जितना भी जो सामान बनाया जाता है उसमें विभिन्न प्रकार के प्रसाधनों में इनका उपयोग किया जाता है। अन्य उपयोग की यदि हम बात करें तो केरेसा केरेंडस, इसको हम करौंदा बोलते हैं, करौंदा की भी सब्जी बनाई जाती है। विभिन्न प्रकार के सब्जियां हैं, अचार है आदि खाद्य पदार्थों के अंतर्गत इसकी उपयोग में लाया जाता है। तो आज हमने बीएससी पार्ट 3 में एपोसाइनेसी जो फैमिली है उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। अगली कक्षा के अंदर हम एक नई फैमिली लेकर के आएंगे। तब तक के लिए विद्यार्थियों को धन्यवाद। लगातार ऑनलाइन क्लासेस के बारे में अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।